देखो, सबको दिख रहा है ना स्क्रीन। अच्छा। आयनिक इक्विलिब्रियम। देखो ये भी इक्विलिब्रियम का ही पार्ट है, बट दोनों में अंतर ये है कि केमिकल नाम से ही पता चल जाएगा तुम लोग को। केमिकल इक्विलिब्रियम में जो हम लोग पढ़े, जिस स्पीसीज के बारे में पढ़े, वो सारे मॉलिक्यूलर स्पीसीज थे। मतलब मॉलिक्यूल्स के बारे में जनरली हम लोग डील किए कि मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन हो रहा है, फिर उसके बाद उसका आगे हम लोग कैलकुलेशन किए। यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब आयंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है आयनिक मतलब आयंस यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। तो जब भी आयंस आता है तो आयंस जनरली देखो, जैसे कोई भी सब्सटेंस है जनरली, जितने भी टाइप के सब्सटेंस हैं उसको ब्रॉडली हम लोग दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये दोनों टर्म तो सुने ही होंगे, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं हम लोग जो कि आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूसेस आयंस। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो कि आयंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं। तो उसका कितना भी मतलब एक्वस सॉल्यूशन बना लो या फिर कोई भी सॉल्यूशन बना लो, वो आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं डज नॉट प्रोड्यूस आयंस। तो ये सारे जनरली मॉलिक्यूलर स्पीसीज होते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर स्पीसीज के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करना है। हम लोग वैसे ही सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब जो आयंस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो उन्हीं का कैसे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है, तो वो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में करना है हम लोगों को। ठीक है, अब एग्जाम्पल भी दे दो। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो बहुत सारे हैं इसमें। HCl हो गया, NaCl हो गया। ठीक है, तो अलग अलग क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे इस चैप्टर में पूरा डिटेल में। तो जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोग पढ़ते हैं, अगर ब्रॉडली बोला जाए तो एसिड्स हो गया इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, बेसिस हो गया और सॉल्ट हो गया। तो ये तीन टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में पूरा, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल जो कि आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे, एग्जांपल दे दो। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ग्लूकोज, जितने भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैं, ग्लूकोज, यूरिया, शुगर। हाइड्रोकार्बन। क्या? हाइड्रोकार्बन। हाँ, हाइड्रोकार्बन जनरली वो सारे जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो सारे आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में आ गए। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो हमको इसमें डिस्कस नहीं करना है, इलेक्ट्रोलाइट पे फोकस रहेगा। अब इलेक्ट्रोलाइट को भी हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ कि कितना वो आयोनाइज हो रहा है, कितने आयंस में वो ब्रेक हो रहा है अपना। तो उसके उसके बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या डिफरेंस होगा बताओ। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलने का मतलब हुआ कि जो 100% आयोनाइज हो रहा है, मतलब जिसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो कितना है, 100%। या फिर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा अगर बात करें हम लोग, वहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूज करते थे, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि आयंस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है तो आयोनाइजेशन टर्म यूज करेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उनको बोलेंगे जो कंप्लीटली अपने आयंस में आयोनाइज हो रहा है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड। मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन DOI रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, अल्फा। ये जो है नियरली इक्वल टू 1 है, या फिर परसेंटेज अल्फा अगर बोले तो ये नियरली इक्वल टू 100%। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। वीक मतलब पार्शियली आयोनाइज। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली आयोनाइज्ड होंगे। तो इसका जो अल्फा होगा ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो मोर क्लोजली ये 0 का ही मोर क्लोजली होता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो बहुत ही कम आयोनाइज होता है। उसका वैल्यू जो होगा 1 के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम होगा। तो हम लोग देखेंगे आगे कि वो कैसे उसको यूज करना है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग अगर एग्जांपल्स पूछा जाए तो यहाँ पे देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे, और जितने भी सॉल्ट्स हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंसिडर किया जाता है। क्योंकि सॉल्ट जो होता है उसका जब एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो वो 100% ही अपने आयंस में चला जाता है। तो सॉल्ट सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा।
और एसिड और बेसिस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे। बाकी वीक एसिड और वीक बेसिस किसके एग्जांपल हो जाएंगे? वीक एसिड्स और वीक बेसिस ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल्स तुम लोग को पता ही होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स का एग्जांपल बताओ तो। स्ट्रॉन्ग एसिड्स HCl। कौन? हाँ, तो जनरली जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, ये परक्लोरिक एसिड है। फिर HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया। ठीक है, HF यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि HF जो है वीक एसिड है। ये सारे जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का एग्जांपल होगा मोस्टली। स्ट्रॉन्ग बेसिस में बताओ। स्ट्रॉन्ग बेसिस में तो जितने भी NaOH। हाँ, अल्कली मेटल के जितने भी हाइड्रोक्साइड्स हैं, अल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1 वाले, उनके जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। NaOH, KOH, RbOH, ठीक है, CSOH, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस में आ गए। और सॉल्ट, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में। ये सारे एग्जांपल्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिख रहे हैं। तो सॉल्ट्स, तो जितने भी सॉल्ट होंगे, KCl हो गया, NaCl हो गया, K2SO4, ठीक है, और भी बहुत सारा KNO3, तो जितने भी सॉल्ट्स होंगे वो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरह अगर वीक एसिड्स का एग्जांपल तुमसे पूछा जाए, वीक एसिड में क्या क्या हो जाएगा बताओ। तो ऑर्गेनिक एसिड्स जनरली वीक होते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, HCOH, एसिटिक एसिड हो गया, CH3COH। फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बहुत सारे वीक होते हैं, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। फिर HCN, ये सारे वीक एसिड है। H3PO3, फॉस्फोरस एसिड है। ठीक है, तो ये सारे वीक एसिड है। H2C2O4, ऑक्जेलिक एसिड है ये। तो ये सारे वीक एसिड्स के एग्जांपल हो गए। H2S, ठीक है, वो भी वीक एसिड है, H2S भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ये सारे वीक एसिड है। इसी तरह वीक बेसिस अगर पूछा गया तो एग्जाम्पल्स के ध्यान रखना। ठीक है, वीक बेसिस क्या क्या होगा बताओ। हेलो, वीक बेसिस का एग्जाम्पल्स बताओ। सर जो अल्कलाइन। चलो यहाँ देखो, MgOH होल्ट ट्वाइस, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे वीक बेसिस हैं जो कि पार्शियली आयोनाइज होता है। ठीक है, और जितने भी ये अमाइंस होंगे वो सारे वीक बेसिस होंगे। अमाइंस जैसे RnH2 वाला कंपाउंड्स है। ठीक है, ये अमाइंस होता है। या फिर बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप हो गया, एनिलीन जिसको बोलते हैं। तो ये सारे वीक बेसिस हैं एटसेट्रा। तो वीक बेसिस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल्ट ट्वाइस, तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए वीक बेसिस। ठीक है, तो ये वीक एसिड और वीक बेसिस ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में आ गया। और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये जनरल क्लासिफिकेशन हो गया कि कैसे इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक में, उसके बेसिस पे। ये सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब पता ही होगा तुम लोग को। चलो अब नेक्स्ट जो आ रहा है एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम लोग क्लास 10 तक पढ़े होगे कि एसिड और बेस को क्लासिफाई करने के लिए एक ही कॉन्सेप्ट पढ़े होगे, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट पढ़े होगे ना। डेफिनेशन जो है वो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग कैसे एसिड और बेस को क्लासिफाई किया गया है या डिफाइन किया गया है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हो तुम लोग, डिटेल में पढ़े हो ना। यस सर। तो यहाँ पे हम लोग तीन थ्योरी एक्चुअली पढ़ते हैं, तीन अलग अलग साइंटिस्ट जो है इसको क्लासिफाई किया है। एक आर्हेनियस का तो होगा ही, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। दूसरा ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, सब अलग अपने अपने तरीके से एसिड और बेस को क्लासिफाई किया था। और तीसरा लुईस कॉन्सेप्ट।
ठीक है, तो ये तीनों हम लोग देखेंगे, जस्ट कुछ है नहीं, जस्ट इन सब का डेफिनेशन ही देखना है कैसे ये डिफाइन किया था। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आर्हीनियस बताओ, आर्हीनियस का ऑलरेडी पता ही होगा तुम लोगों को। बोलो, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड का क्या डेफिनेशन था? सो जो लार्ज अमाउंट में एच आयन जो प्रोड्यूस करता है उसे। ठीक है, तो एसिड्स, इसके अकॉर्डिंग एसिड्स को वैसा सब्सटेंस था जो कि H प्लस आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाए हम लोग। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, उस सब्सटेंस का अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो वो H प्लस आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस टाइप का सब्सटेंस को बोला जाता है एसिड्स। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ऐसे, प्रोड्यूसेस H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, तो उसको एसिड बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये H प्लस आयंस जो है ना, इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, क्योंकि वाटर अगर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, ऑब्वियसली वाटर एक्सेस में ही रहता है, तो H प्लस आयंस जो है एक्सेस ऑफ वाटर के साथ कंबाइन करके ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है H3O प्लस। ठीक है, तो इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो दोनों फॉर्म में लिखा हुआ रह सकता है, या तो H प्लस बोल दो या फिर H3O प्लस बोल दो, तो दोनों यूज होता है इस चैप्टर में, दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो दोनों यूज कर सकते हो, या तो H प्लस आयंस लिखा हुआ हो या तो हाइड्रोनियम आयंस लिखा हो, दोनों करेक्ट है। तो ये एसिड का डेफिनेशन है। इसी तरह बेस का डेफिनेशन क्या है इसके अकॉर्डिंग? सर जो OH माइनस हाँ, जो कि आयन हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस OH माइनस आयंस, और ये भी एक्वा सॉल्यूशन। तो मतलब यहाँ पे देखो, इसके डेफिनेशन में सॉल्वेंट का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो ये इसका डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर एक्वा सॉल्यूशन इससे हटा दोगे तो फिर ये इसका डेफिनेशन कंप्लीट होगा क्या आर्हेनियस का? बोलो। नो सर। तो इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट इज नेसेसरी, इसके डेफिनेशन में एसिड और बेस दोनों का डेफिनेशन में सॉल्वेंट का होना जरूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे ये अपना डेफिनेशन फ्रेम किया है। तो एग्जांपल जैसे एसिड HCl हो गया, H2SO4, ये सारे आर्हेनियस के एसिड है जो कि H प्लस आयंस प्रोड्यूस करता है एक्वा सॉल्यूशन में, और बेस हो गया जो कि OH माइनस प्रोड्यूस करेगा, जैसे NaOH, KOH, ये सारे बेसिस हो गए। ठीक है, तो ये ऑलरेडी तुम लोग काफी डिटेल में पढ़े हो, आर्हेनियस का टाइप्स क्लासिफिकेशन भी बहुत सारा पढ़े हो 10th में। तो ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट ये नहीं पढ़े हो गए, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, दो अलग अलग साइंटिस्ट था, तो इसको हम लोग ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट्स के नाम से जानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये जस्ट एसिड्स को डिफाइन किया, ये सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्वेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला, ये एसिड जस्ट बोल दिया कि एसिड वैसा सब्सटेंस है विच कैन गिव H प्लस या फिर प्रोटॉन्स। H प्लस आयन को हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं ना, क्योंकि वो एक्चुअली एक प्रोटॉन की तरह रिसेंबल करेगा, क्योंकि H से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक प्रोटॉन ही तो बचा सिर्फ उसके पास, H प्लस के पास। ठीक है, तो H प्लस आयंस को हम लोग प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये जस्ट एसिड को कैसे डिफाइन किया कि एसिड्स वैसे सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, प्रोटॉन डोनर, H प्लस डोनर, या फिर इसको हम लोग प्रोटॉन डोनर भी बोल सकते हैं। आ रहा है समझ में? यस सर। तो ये हो गया। यहाँ ये सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट का कोई नीड नहीं बताया है कि सॉल्वेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। इसमें जस्ट ये बोल दिया कि एसिड वैसा सब्सटेंस है जो कि H प्लस डोनेट कर सकता है, तो उसको एसिड बोल देंगे, या प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, तो एसिड हो गया। और इसके अकॉर्डिंग बेसिस क्या था, वैसे सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे, विच कैन एक्सेप्ट H प्लस या फिर प्रोटॉन। ठीक है, तो एसिड हो गया जो कि प्रोटॉन डोनेट करेगा, और बेस हो गया जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो एसिड हो गया प्रोटॉन डोनर, बेस हो गया प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो जैसे प्रोटॉन एक्सेप्टर, जैसे NH3 अगर ले लिए, तो NH3 के कांटेक्ट में अगर मान लो कोई H प्लस आया, तो यहाँ पे क्या है, पढ़े होगे तुम लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो जाता है, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये क्या बना लेगा, NH4 प्लस अमोनियम आयन होता है ना। यस सर। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, देखो ये NH3 जो है ये क्या है, एक ब्रॉन्स्टेड बेस का एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो प्रोटॉन अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या हुआ, बेस हो गया।
तो NH3 जो है एक ब्रोंस्टेड बेस का एग्जांपल। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। हेलो। आ रहा है सर, आ रहा है सर। चलो, अब इसमें देखो, एक ब्रोंस्टेड वाले कॉन्सेप्ट में ही एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, तो इसमें कॉन्जुगेट पेयर का है थोड़ा सा, कॉन्जुगेट पेयर्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, तो वो क्या चीज है वो देखते हैं हम लोग। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या है? तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, देखो, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जब भी बनेगा ना, तो उसके बीच में हमेशा सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग देखो, एसिड वैसा सब्सटेंस है जो कि H प्लस डोनेट कर रहा है, और बेस वैसा सब्सटेंस है जो कि H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये बोला कि एसिड अगर H प्लस लूज कर देगा, H प्लस अगर डोनेट कर देगा, तो एसिड के H प्लस डोनेट करने के बाद जो बचा, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी एसिड ले लिया HCl, तो HCl अगर H प्लस डोनेट कर दिया तो क्या बचेगा? बोलो। So Cl 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 माइनस आयन, minus. Yes. ठीक है, तो HCl अगर H प्लस डोनेट कर रहा है तो HCl एसिड हो गया, और वो जो H प्लस डोनेट करने के बाद जो स्पीसीज बचा, Cl माइनस बचा, तो वो उस एसिड का वो कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो जैसे मान लो ये HCl है, तो इसके अकॉर्डिंग ये एसिड है ना, तो ये अगर H प्लस डोनेट कर दिया, H प्लस ये लूज कर दिया, और यहाँ बचा क्या? H प्लस लूज करने के बाद बचा Cl माइनस, तो इस एसिड का ये Cl माइनस क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस हो गया। बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है? समझ में आ रहा है या नहीं? बताओ, ये जरूरी है समझना कि एसिड अगर H प्लस लूज कर देगा, तो H प्लस लूज करने के बाद जो स्पीसीज बचेगा वो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। तो एसिड अगर H प्लस लूज कर रहा है, एसिड माइनस H प्लस लिख दो, तो एसिड अगर H प्लस लूज कर देगा तो क्या बनेगा? उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ठीक है, और बेस का टेंडेंसी क्या है? इसके अकॉर्डिंग बेस का डेफिनेशन क्या है? बेस H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो बेस अगर H प्लस एक्सेप्ट कर लिया, तो बेस H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद जो स्पीसीज बचा हुआ रहेगा उसको हम लोग उस बेस का कॉन्जुगेट एसिड बोल देंगे। समझ में आया ये इतना बात या नहीं आया? बताओ। So base का एक एग्जांपल दीजिए ना। यहीं पे एग्जांपल तो दिख ही रहा है तुम लोग को, जैसे NH3 है, ठीक है, ये एक H प्लस एक्सेप्ट किया, तो NH3 H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद क्या बन गया? NH4 प्लस। Yes sir. तो ये जो NH3 H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये NH3 क्या है? बेस है, और H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद जो स्पीसीज फॉर्म हुआ वो इस बेस का क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट क्या होगा? So base acid एसिड। एसिड होगा ना। ठीक है, तो यही चीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं? yes. कोई डाउट इसमें? तो यही है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो जब भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होगा, तो उनमें हमेशा सिर्फ कितने का डिफरेंस दिख रहा है? सिर्फ H प्लस का ही तो डिफरेंस दिख रहा है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में क्या चीज का डिफरेंस होगा? एक H हाइड्रोजन। प्लस, एक H प्लस आयन या फिर एक प्रोटॉन का ही डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यही है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कॉन्सेप्ट। तो एसिड अगर एक H प्लस लूज कर रहा है तो वो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, बेस अगर एक H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है तो वो कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये दिया था कि ये नोट करके लिखना कि जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स या फिर स्ट्रॉन्ग बेस, इसका जो कॉन्जुगेट होगा ना वो वीक होगा, फॉर्म्स वीक कॉन्जुगेट एसिड और बेस। ये समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कोई एसिड, हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड अगर ले लिया, जैसे यहाँ HCl ही था, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? Cl माइनस, Cl माइनस इसका कॉन्जुगेट बेस है,
तो ये कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, ये एक वीक कॉन्जुगेट बेस होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट होगा ना, कॉन्जुगेट बेस, वो वीक होगा। उसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो वीक होगा, और इसका वाइस वर्सा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा भी लिख लेना, क्योंकि अगर वीक एसिड लोगे तो वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, जैसे कोई एक वीक एसिड ले लो, एग्जांपल जैसे HCN ले लेते हैं हम लोग। HCN एक वीक एसिड है ना। तो इसका अगर कॉन्जुगेट बेस लिखोगे, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा इसका बताओ तो। So CN minus ion. CN-आयन। तो CN- जो कॉन्जुगेट होगा उसका नेचर अगर पूछा जाएगा तुमसे, तो नेचर क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है बताओ। Strong. स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो यही चीज बोला गया है। तो जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम लोग लिए हैं, तो उसका जो भी कॉन्जुगेट फॉर्म होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस लियो तो उसका कॉन्जुगेट जो बनेगा वो वीक होगा, और अगर वीक एसिड या वीक बेस लियो तो उसका कॉन्जुगेट जो बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है या नहीं बताओ। यस सर। Sir, एक सेकेंड सर लिखना। लिख लेना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लेना कि रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जनरली अगर होता है तो रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, रिएक्शन प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन वेयर स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस फॉर्म्स वीक एसिड और बेस। ठीक है, तो जनरली ध्यान देना कि नॉर्मली रिएक्शंस हमेशा उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस वो वीक एसिड या वीक बेस में कन्वर्ट हो रहा हो। कभी भी अपोजिट नहीं होगा, कभी भी वीक एसिड या वीक बेस से स्ट्रॉन्ग की तरफ रिएक्शन नहीं जाएगा। रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस वीक एसिड या बेस का फॉर्मेशन कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे HCl प्लस CN-। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्म करेगा HCN प्लस Cl-। इसमें बताना रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड जाएगा बताओ तो। कौन सा डायरेक्शन फिजिबल है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। So forward. फॉरवर्ड, क्योंकि देखो यहाँ जो HCl हम लोग लिए हैं ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और CN- जो है ये वीक कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस है। तो कॉन्जुगेट बेस ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है पहले ये बताओ। So ये strong है। स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा क्योंकि ये वीक एसिड से बना हुआ है, तो वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है ये स्ट्रॉन्ग होता है। तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। उसी तरह ये HCN जो है, HCN क्या है, एक वीक एसिड है। ठीक है, अब Cl- बताओ, ये कॉन्जुगेट बेस है, तो ये वीक है या स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। So weak है। वीक कॉन्जुगेट बेस। तो देखो इसमें रिएक्शन इसी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है ये मिलके वीक एसिड और वीक बेस बना रहा है। तो हमेशा रिएक्शन उसी डायरेक्शन में मूव करता है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस वो वीक एसिड या बेस बना रहा हो। इसमें अगर तुमसे पूछा जाए कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा, नहीं। बोलो। नहीं, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन नहीं होगा। जैसे अगर तुमसे मान लिया जाए ये दे दिया HCN प्लस Cl-, तो इसमें ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। मतलब ये इसको अगर उल्टा करके हम लोग लिख दिए HCl प्लस CN-, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। होगा No sir। नहीं, तो यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। तो रिएक्शन जनरली उसी डायरेक्शन में प्रोसीड करता है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस जो है वो वीक एसिड या बेस बना रहा हो, उल्टा नहीं होगा। तो ये है कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रहा है तुम लोगों को, क्वेश्चन है, जैसे मानो एक क्वेश्चन है HS- एक स्पीसीज दिया गया है, इसका बताना है तुम लोगों को कॉन्जुगेट बेस क्या होगा और कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा बताओ।
सब्सटेंस का कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड। So H2S. कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। So, so एसिड होगा सर H2S conjugate acid. बेस बेस सर H2 माइनस। हाँ S2 माइनस। ठीक है, क्योंकि अगर तुमसे कॉन्जुगेट बेस पूछा गया है तो कॉन्जुगेट बेस पूछा गया है तो उसको किसकी तरह ट्रीट करना है तुमको, एसिड की तरह। एसिड की तरह ट्रीट करोगे तभी तो वो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। समझ में आ रहा यस है? सर. तो अगर वो एसिड की तरह ट्रीट कर रहे हो तो एसिड का टेंडेंसी क्या होता है, H प्लस को लूज करने का। तो अगर वो H प्लस लूज कर दिया तो क्या बचेगा, ऑलरेडी उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक और H प्लस अगर वो लूज कर दिया तो बचेगा क्या, S पे पावर एक और नेगेटिव चार्ज आएगा तो S पे पावर 2 माइनस। तो यही तो हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, आ रहा है समझ में? जैसे HS माइनस है तो अगर इसका कॉन्जुगेट बेस पूछा गया तो ये H प्लस लूज करेगा ना, एसिड की तरह इसको ट्रीट करोगे, ये H प्लस लूज किया तो बचा क्या, S पे पावर 2 माइनस, यही तो बचा। और ये S पे पावर 2 माइनस इस एसिड का क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, और कॉन्जुगेट यस. एसिड, अगर तो कॉन्जुगेट एसिड पूछा गया है तो एसिड किस टर्म में आएगा, इसको किसकी तरह ट्रीट करोगे, बेस की तरह ट्रीट करोगे। और बेस का टेंडेंसी क्या होता है, H प्लस को एक्सेप्ट करना. एक्सेप्ट कर। अगर ये H प्लस एक्सेप्ट कर लिया तो किस कन्वर्ट किस में हो जाएगा, H2S में। तो इस बेस के लिए ये H2S क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को, बोलो जल्दी, ये सब आसान सब नो. चीज है। चलो, तो ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, तो ये ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट था। इसमें एक और टर्म आता है कॉन्जुगेट वाले कॉन्सेप्ट में ही, एक टर्म आएगा एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। ठीक है, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। तो एम्फीप्रोटिक स्पीसीज हम लोग जनरली उनको बोलते हैं जो कि H प्लस और मतलब जो कि H प्लस को डोनेट भी कर सकते हैं और H प्लस को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये अभी एक एग्जांपल देखे थे ना हम लोग HS माइनस वाला, तो वो क्या है, H प्लस को एक्सेप्ट भी कर रहा है और H प्लस को डोनेट भी कर रहा है। तो इस टाइप के स्पीसीज को बोला जाता है एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। ठीक है, विच कैन एक्सेप्ट एज वेल एज डोनेट H प्लस। मतलब प्रोटॉन। ठीक है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है। एग्जाम्पल अभी एक HS माइनस देखे ही है ना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मान लो H3PO4 तुम लोग पढ़े होगे, ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है। तो फॉस्फोरिक एसिड का, एसिड के केस में तुम लोग एक टर्म सुने होंगे बेसिसिटी, याद है? यस सर. किसको बोलते हैं बेसिसिटी? सो जो लूज करता है जितना हाइड्रोजन. जितने नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयंस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयंस को हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी। यहाँ पे आयोनाइजेबल ये टर्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जितने नंबर ऑफ जनरली होता, गलती क्या है कि जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन दिखता है उसमें हम लोग उतना बेसिसिटी बता देते हैं, बट उतना होता नहीं है सब केस में। कितने नंबर ऑफ H प्लस आयंस वो प्रोड्यूस कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद, वो इम्पोर्टेंट है, वो होता है एक्चुअल में बेसिसिटी। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयंस बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे
हम कुछ कुछ एसिड दे रहे हैं, इनमें बताना तुम लोग बेसिसिटी क्या होगा, एसिड, और यहाँ पे बेसिसिटी लिखेंगे। HCl बताओ बेसिसिटी। So 1. 1, H2SO4 So 2. 2, H3PO4 So 1. H3PO4 1, So 3. इसका 3 होता 3, H3PO3 बताओ। इसका 1 होता 1, इसका 2 होता है। देखो यहाँ भी हाइड्रोजन 3 3 ही है, बट इसका बेसिसिटी डिफरेंट हो गया ना। नेक्स्ट है H3PO2, इसका बताओ। ये अब 1 है, ठीक है। तो ये एक्चुअली देखो तीनों में H3PO4, H3PO3, H3PO2, इन तीनों में हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स दिख रहे हैं वो 3 3 ही है, बट बेसिसिटी डिफरेंट है, इसलिए ये टर्म इंपॉर्टेंट है, आयनाइजेबल H प्लस आयंस। ये होता कि है ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर्स। जैसे H3PO4 का स्ट्रक्चर अगर बनाओगे, ये स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, OH OH OH। तो जनरली आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस वो होते हैं जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और हाइड्रोजन, इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे तो ये तीनों H प्लस आयंस यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, मतलब 3 H प्लस आयंस ये दे सकता है, इसलिए इसका बेसिसिटी 3 है। लेकिन H3PO3 का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो H3PO3 का स्ट्रक्चर OH OH और एक हाइड्रोजन जो ये डायरेक्टली फास्फोरस से अटैच होता है। तो ये फास्फोरस से जो हाइड्रोजन अटैच है ये आयोनाइज होगा क्या? नहीं होगा, नो क्योंकि सर उन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होता है। फास्फोरस और हाइड्रोजन का बहुत ही कम डिफरेंस है, मतलब 0.1 या 0.2 इसी के आसपास का डिफरेंस है, ठीक है, बहुत कम डिफरेंस है उन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो वो हाइड्रोजन आयोनाइज नहीं होता है, जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है वही हाइड्रोजन आयोनाइज होगा। तो यहाँ पे कितने आयोनाइजेबल H प्लस आयंस हैं बताओ? सो 2 2, इसलिए इसका बेसिसिटी 2 हो गया। तीसरा जब हम लोग वो ड्रॉ कर रहे हैं H3PO2, तो H3PO2 का स्ट्रक्चर हो जाएगा ये एक OH, और बाकी 2 हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली फास्फोरस से ही अटैच्ड है। यहाँ पे कितने आयोनाइजेबल H प्लस आयंस मिलेंगे? 1 एक, तो इसलिए इसका बेसिसिटी 1 होता है। तो H3PO2 जो है ये मोनो बेसिक एसिड है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना तुम लोग। तो सारे में जितने नंबर ऑफ, इसलिए वो आयोनाइजेबल वाला टर्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना हाइड्रोजन दिख जाए उतना नहीं होता है बेसिसिटी। जैसे H3PO4 में था बेसिसिटी 3 था, तो अगर ये 3 स्टेप में आयोनाइज होगा, अगर एक H प्लस लूज करे तो क्या बचेगा? H2PO4 माइनस, ठीक है। और अगर ये दूसरा H प्लस भी लूज करे तो HPO4 2 माइनस, यही होगा ना। और यस ये सर तीसरा भी H प्लस लूज कर दे तो PO3 3 माइनस, PO4 3 माइनस, सॉरी, यही होगा। तो अब देखो यहाँ पे ये जो बीच वाले जो 2 स्पीसीज मिल रहे हैं ना, ये एम्फीप्रोटिक स्पीसीज होंगे, होंगे या नहीं बताओ? यस सर क्योंकि ये H प्लस को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और H प्लस को डोनेट भी कर सकते हैं। तो इस टाइप के स्पीसीज को बोलते हैं एम्फीप्रोटिक। और ये तो पूरा एसिड होगा और ये पूरा बेस होगा, क्योंकि अब तो ये H प्लस को डोनेट तो नहीं कर सकता है ना, PO4 3 माइनस, अब कोई H प्लस ये डोनेट कर सकता है क्या? नो तो अब तो वो सिर्फ एक्सेप्ट ही करेगा, तो ये बेस हो गया और ये एसिड है। लेकिन ये दोनों स्पीसीज जो है एम्फीप्रोटिक है, क्योंकि ये दोनों काम कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी और डोनेट भी। नेक्स्ट H3PO3 का देखते हैं हम लोग, फॉस्फोरस एसिड। तो इसमें देखो इसका बेसिसिटी है 2, तो मतलब 2 H प्लस ही ये लूज कर सकता है। तो अगर एक H प्लस लूज किया तो क्या बचेगा? H2PO3 माइनस। एक और H प्लस ये लूज करेगा तो क्या बचेगा? HPO3 2 माइनस। और फर्दर ये लूज कर सकता है क्या? नो सर और फर बेसिसिटी 2 ही है, मतलब मैक्सिमम ये 2 ही H प्लस लूज कर सकता है। तो ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया?
एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। बात समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो बताओ। इसी तरह हम लोग H3PO2 का भी लिख सकते हैं। बताओ इसमें कोई एम्फीप्रोटिक स्पीसीज मिलेगा H3PO2 के आयोनाइजेशन में? No, बोलो। sir. नहीं, क्योंकि ये इसका बेसिसिटी एक ही है, 1। तो मतलब सिर्फ एक ही H प्लस आयन ये लूज कर सकता है। मतलब H प्लस आयन एक अगर लूज कर दिया तो ये क्या बच जाएगा? H2PO2 और माइनस। अब ये फर्दर और H प्लस आयन ये लूज नहीं कर सकता है, इसलिए ये खुद ही बेस हो गया अब। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखना तुम लोग। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है दो दो H प्लस के, तो यहाँ गलती करने का यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए ये ध्यान रखना। ये बेसिसिटी जो आता है ना, ये एज पर देयर स्ट्रक्चर आता है। तो इसलिए बेसिसिटी वाले डेफिनेशन में वो टर्म स्पेसिफाई किया जाता है, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयंस। तो जितने H प्लस आयंस आयोनाइज होकर सॉल्यूशन में मिलेंगे वही है बेसिसिटी। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स देख के बेसिसिटी डिटरमाइन नहीं करना कभी भी। सो कंजुगेट बेस होगा तो हाँ, इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। अब देखो, जैसे ये H3PO4 और PO4 3- ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं क्या? सिर्फ फिर से बोलिए ना। H3PO4 और PO4 3- फॉस्फेट आयन, ये दोनों कॉन्जुगेट पेयर होंगे? नो सर। नहीं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में हमेशा कौन से चीज का अंतर होगा? सिर्फ एक H प्लस आयंस का। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में डिफरेंस क्या चीज का होगा? सिर्फ 1 H प्लस आयन। H प्लस आयंस का। चलो, तो ये है ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। तो इसमें है इतने सारे टर्म्स आते हैं। क्लियर है इसमें? कोई डाउट है? देख लो, आरएनएस कॉन्सेप्ट देख लिया हम लोग। नेक्स्ट ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। तीसरा जो है ये लुईस कॉन्सेप्ट है। लुईस कॉन्सेप्ट। तो लुईस भी अपना अलग डेफिनेशन दिया था एसिड और बेस का। तो इसके अकॉर्डिंग जो था, एसिड्स का डेफिनेशन ये था कि वैसे सब्सटेंसेस हैं एसिड विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एसिड्स आर दो स्पीसीज या दो सब्सटेंसेस विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको एसिड बोल देंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा वही तो एक्सेप्ट करना चाहेगा ना। तो इसमें देखो, इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेंगे वो एसिड है, और इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा वो बेसिस है इसके अकॉर्डिंग। तो पहले एसिड का देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें कितने टाइप्स के हो सकते हैं स्पीसीज? तो पहला ये होगा ऑल टाइप्स ऑफ कैटायंस, ये एसिड होगा। क्योंकि कैटायंस के पास इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होता है या नहीं? कैटायंस कैसे फॉर्म होगा? जब इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव लूज चार्ज। करेगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने से ही तो पॉजिटिव आता है ना। तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑब्वियसली उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन उसको मिलेगा तो वो आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। तो सारे कैटायंस जो है वो लुईस एसिड के एग्जांपल हो गए। H प्लस, NH4 प्लस, Na प्लस, जितने भी कैटायंस होंगे सारे लुईस एसिड हो गए। नेक्स्ट, वैसे स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, मतलब अनचार्ज्ड स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इस टाइप के स्पीसीज तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज किसको बोलते हैं? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो बॉन्डिंग करने के बावजूद उनका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। तो उस उन सभी स्पीसीज को अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल बताओ। BCl2 हो गया, BF3 हो गया। पढ़े हो या नहीं ये सब? यस सर। केमिकल बॉन्डिंग में तो बताया गया होगा ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले मॉलिक्यूल्स। ठीक है, B2H6 होता है, डाइबोरेन बोलते हैं। तो ये सारे इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले मॉलिक्यूल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले। तीसरा जो कैटेगरी है इसमें वो है
where central atom has vacant d orbitals. सेंट्रल एटम हैज वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो वैसे स्पीसीज जिसके सेंट्रल, जो मतलब ऑक्टेट कंप्लीट भी कर लिया है लेकिन उसका जो सेंट्रल एटम है उसका वेकेंट ऑर्बिटल्स है, उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, उन वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। बताओ तो एग्जांपल। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रहा है। बताओ एग्जांपल। वैसे स्पीसीज जिसमें कि ऑक्टेट कंप्लीट भी है लेकिन फिर भी उसके जो सेंट्रल एटम है उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वो आसानी से उस डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो वैसे मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल बताओ। जैसे होता है PCl5, ठीक है, फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसका डी ऑर्बिटल तो पूरा खाली है ना। PCl3, SF4, क्या समझ में आ रहा है या नहीं? तो ये सारे हो गए Yes. लुईस एसिड, ठीक है। तो इतने टाइप्स के स्पीसीज आ जाएंगे लुईस के एसिड वाले कैटेगरी में। केटायंस हो गए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गए, या फिर वैसे स्पीसीज जिनके सेंट्रल एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हो, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये एसिड्स हो गया। इसी तरह एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहा था ना, बेस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। तब इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट कर पाएगा बताओ, किस टाइप के स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे? Anion. जिसके पास, हाँ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगा। तो पहला तो हो गया ऑल टाइप्स ऑफ एनायंस, वो सारे लुईस बेस में हो जाएंगे। तो जितने भी एनायंस हो गए Cl-, Cn-, S2-, O2-, ये सारे एनायंस हो गए लुईस बेस। दूसरा, species which can donate electron pair, which donates electron pair, या which has lone pair of electrons, जो बॉन्डिंग करने के बाद जो है उसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बचे हुए रह जाते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो बोलते हैं। तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो गया, उसी को तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं ना हम लोग। Yes, sir. तो वैसे मॉलिक्यूल्स जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़ा हुआ है तो वो लुईस बेस हो गया, जैसे NH3, अमोनिया, RnH2, अमाइंस जितने भी होते हैं, ठीक है, बेन एनिलीन हो गया, उसके साथ NH2 ग्रुप जो है। तो ये सारे हो गए, तो जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। तो ये सारे नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर पड़ा हुआ है, तो कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन का जरूरत होगा तो आसानी से अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो ये सारे स्पीसीज हो जाएंगे लुईस बेस। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे NH3 है, इसका रिएक्शन अगर BF3 के साथ हो रहा है तो इसमें बताना कौन सा लुईस एसिड है और कौन सा लुईस बेस है। तो बोलो। BF3 हो जाएगा लुईस एसिड और NH3 हो जाएगा बेस। हाँ, तो BF3 हो गया लुईस एसिड और ये हो गया लुईस बेस, ठीक है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर पड़ा हुआ है। और BF3 में जो सेंट्रल एटम है ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला मॉलिक्यूल है, बॉन्डिंग करने के बाद भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये अमोनिया जो है, अमोनिया में नाइट्रोजन जो है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करता है। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। तो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इसके डोनेट किया इसके ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया
तीनों टाइप्स का डेफिनेशन हम लोग देख लिए, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड और लुईस। क्लियर है ना? कोई डाउट है किसी में, किसी को? बताओ। तीनों टाइप्स में तीन जो कॉन्सेप्ट एक्चुअली हम लोग पढ़ते हैं, तो ये तीन टाइप्स हैं। सर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कंपाउंड भी नहीं हो सकता? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सर एफिशिएंट सर जिसमें ऑक्टेट से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। तो उससे क्या दिक्कत है? ये जैसे PCl5 है तो ऑक्टेट से ज्यादा तो मॉलिक्यूल है, बट उसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स तो पड़े हुए हैं ना। वो वेकेंट, वो तो लुईस एसिड हो गया। ठीक है। अगर वो सुपर ऑक्टेट वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बहुत सारे सुपर ऑक्टेट वाले पढ़े होंगे तुम लोग, जैसे PCl5 भी सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल है, यस सर। जिसके पास ऑक्टेट से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन उसके पास वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, फास्फोरस। तो थर्ड पीरियड का उसका 3D वाला सबशेल तो पूरा खाली है। डी वाला जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो तो पूरा वेकेंट है ना। यस तो वहां पे तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है आसानी से। ठीक है, तो वो लुईस एसिड में आ गया वो। चलो अब हम कुछ कुछ लिस्ट दे रहे हैं एसिड का या बेस का, जो भी है उसको क्लासिफाई करना है तुम लोगों को, कि वो आर्हेनियस का होगा या ब्रॉन्स्टेड का होगा या फिर लुईस का एग्जांपल है। ठीक है, तो HCl, H2SO4, NH3, BF3, PCl5, Cl माइनस, Na प्लस, NaOH। ठीक है, चलो इतने सारे स्पीसीज हैं, तुमको क्लासिफाई करना है। आर्हेनियस एसिड सब में लिखते जाओ। आर्हेनियस बेस, या फिर ब्रॉन्स्टेड एसिड या ब्रॉन्स्टेड बेस, लुईस एसिड या फिर लुईस बेस। तो सबको क्लासिफाई कर लो जल्दी से। हो गया? बोलो जल्दी। आर्हेनियस एसिड में बताओ क्या क्या आएगा। सो हेलो। HCl H2SO4 HCl H2SO4। आर्हेनियस बेस में NaOH NaOH। ब्रॉन्स्टेड एसिड में ब्रॉन्स्टेड एसिड में क्या हो जाएगा? सर Na प्लस होगा क्या? Na प्लस कहाँ से ब्रॉन्स्टेड एसिड हो गया? ब्रॉन्स्टेड एसिड का डेफिनेशन क्या है? जो कि H प्लस डोनेट कर सकता है। तो H प्लस तो HCl भी तो डोनेट कर सकता है, H2SO4 भी तो कर सकता है। सर यही दोनों होगा बस। तो यही दोनों होंगे, बाकी और कोई तो H प्लस नहीं कर सकता है। तो ये हो गया। ब्रॉन्स्टेड बेस बताओ। सर Cl माइनस Na प्लस NH3 Cl माइनस ब्रॉन्स्टेड बेस कहाँ से बन जाएगा? सो एक्सेप्ट कर सकते हैं।
फिर बताया तुम लोगों को, Cl माइनस H प्लस एक्सेप्ट करके कभी भी HCl बनेगा क्या? Cl माइनस एक वीक से कभी भी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग की तरफ जाता है कि नो हमेशा सर। स्ट्रॉन्ग से वीक होता है? जैसे HCl है तो HCl ये H प्लस और Cl माइनस ही देगा ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये पूरा पूरा आयनाइज होगा। कभी Cl माइनस इसके साथ कम ये वापस इस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा क्या? नो सर। तो फिर तो Cl माइनस H प्लस को एक्सेप्ट करके HCl बनाएगा कभी भी? नो सर। नहीं, तो वो नहीं हुआ ना। तो क्या हो जाएगा ब्रॉन्स्टेड बेस? NH3। NH3 हो गया ब्रॉन्स्टेड बेस, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। चलो नेक्स्ट, लुइस एसिड बताओ। सर BF3 PCl5। BF3 सॉरी, हाँ BF3 Na PCl5, प्लस। उसके बाद Na प्लस। चलो लुइस बेस। NH3 NH3 Cl माइनस। Cl माइनस भी तो होगा ना, एनायन है तो सारे एनायंस तो लुइस बेस होते हैं। यस। क्या लिखा है या नहीं? यस सर। यस तो ये चलो तो ये हो गया, क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट, सिंपल सा चीज है, इसमें कुछ है नहीं, जो डेफिनेशन है उसी के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो ये हो गया लो, सारा एसिड बेस कॉन्सेप्ट देख लिया। अब इसमें देख लेते हैं फटाफट एक, जैसे वहां पे केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग डिस्कस किए थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा था टर्म, इक्विलिब्रियम पे जो टर्म डिफाइन कर रहे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। यहाँ पे हम लोग आयोनाइजेशन कांस्टेंट यूज करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे देखते हैं उसका एक्सप्रेशन कैसा होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ये एसिड और बेस दोनों के लिए हम लोग करेंगे। कैसे लिखते हैं एक्सप्रेशन? तो एक्सप्रेशन लिखने का तरीका सर जस्ट वापस कीजिए सेम, ना। अरे वो भेज देंगे PDF कर लेना। लिखने का तरीका सेम है, ठीक है। वैसे ही है, जैसे मान लो कोई एक एसिड ले ले हम लोग। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना तुम लोग, जब भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो इक्विलिब्रियम कौन से रिएक्शन में स्टैब्लिश होता है, रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल कभी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में रिवर्सिबल रिएक्शन होगा क्या? नो सर। स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो तो पूरा पूरा 100% आयोनाइज होता है, तो वो पूरा एक ही डायरेक्शन में जाएगा, सिर्फ फॉरवर्ड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कभी भी बैकवर्ड में नहीं आएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इसलिए इक्विलिब्रियम की बात हम लोग नहीं करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कोई भी इक्विलिब्रियम का बात नहीं करेंगे। जो भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा होगा यहाँ पे, अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तभी इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो रिवर्सिबल रिएक्शन किस केस में होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या क्या होना चाहिए, वीक एसिड या फिर वीक बेस। तो इनके केस में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा और तभी उसमें हम लोग आयनाइजेशन कांस्टेंट लिख सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। सर तो एक बार जो और बता दीजिए ये वाला। एक बार और मतलब क्या बोल रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखने के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए या इरिवर्सिबल, बताओ। ऑब्वियसली रिवर्सिबल होगा तभी तो इक्विलिब्रियम डिफाइन होगा ना, बोलो हाँ या नहीं। यस सर। हेलो। सर थोड़ा तो नेटवर्क, हाँ सर। चलो तो कोई भी स्ट्रॉन्ग अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो वो हमेशा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो वो तो फॉरवर्ड ही मूव करेगा ना हमेशा। 100% आयोनाइज होता है तो वो तो फॉरवर्ड ही जाएगा, कभी बैकवर्ड वो आ सकता है क्या? नो सर। नहीं, तो उस केस में कोई इक्विलिब्रियम बनेगा, स्टैब्लिश होगा कोई इक्विलिब्रियम? नो सर। नहीं। तो इसलिए इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने के लिए हमको इलेक्ट्रोलाइट कौन सा चाहिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तभी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। जैसे मान लो कोई एक वीक एसिड ले लेते हैं HA, ये वीक एसिड है, ठीक है। अब इसका हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बनाया, मतलब वाटर के
इसमें, तो ये क्या देगा, H प्लस आयंस और A माइनस एक्वस, ये तो होगा। अब इसका K लिखने का देखो तरीका क्या है, तो K हम लोग लिखते हैं जैसे K इक्विलिब्रियम, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर डिफाइन करोगे तो क्या आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस बाय, सब पे पावर तो 1 ही होगा क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA और कंसंट्रेशन ऑफ H2O। अब यहाँ पे ध्यान देना, कभी भी हम लोग प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन वो चेंज होता है क्या, नो तो उसका तो हम लोग यूनिटी अज्यूम करते हैं, तो अगर क्योंकि उसका कंसंट्रेशन चेंज होगा ही नहीं, कांस्टेंट रहेगा, तो ये अगर कांस्टेंट है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उधर भेजोगे तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो यहाँ बचा क्या सिर्फ H प्लस A माइनस और बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA, और इन्हीं दोनों को कंबाइंडली हम लोग बोल देते हैं Ka। तो ये एसिड का जो है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, Ka लिखा हुआ है मतलब वो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन HA है ये, तो उसमें वाटर का कंसंट्रेशन इंक्लूड नहीं होगा। ये ऑलरेडी हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में भी देखे थे कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में नहीं आता है, तो उसी तरह यहाँ भी है। अब K क्या है, ये है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है। और यहाँ वीक एसिड के केस में ही बात करेंगे, तब इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं मतलब वो वीक एसिड है, अंडरस्टूड है, ठीक है। इसी तरह अगर Kb लिखना हो तो Kb का भी एक्सप्रेशन सिमिलर है, जैसे कोई भी वीक बेस ले लो, एक MOH ले लेते हैं, ठीक है, वीक बेस है ये, तो ये एक्वस सॉल्यूशन इसका बनाओगे पानी के साथ, ये क्या बनाएगा बताओ, M प्लस एक्वस और OH माइनस, OH माइनस एक्वस, तो यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा, इसके लिए K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं अब Kb, क्योंकि वाटर का कांस्टेंट ही अज्यूम कर लोगे, तो Kb क्या आ जाएगा यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बाय कंसंट्रेशन ऑफ MOH, यहाँ भी वाटर इंक्लूड नहीं होगा, तो ये Kb क्या हो गया, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ठीक है, कोई डाउट इसमें, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल जैसे केमिकल में करते थे उसी तरह यहाँ भी है, बस वो टर्म चेंज हो गया, यहाँ पे K और Kb है, तो एसिड में सबस्क्रिप्ट A आ जाता है तो वो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस में सबस्क्रिप्ट B आ जाएगा, वो बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कोई डाउट, नहीं सर। चलो सिंपल सा चीज है, इसमें कुछ नहीं है इसमें। चलो एक ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, तो ये एक्चुअली क्या है, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही अपना स्टेटमेंट दिया था, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसका स्टेटमेंट ये था, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन of a weak electrolyte is directly proportional to the extent of dilution, ठीक है। ये बोला कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को जितना ज्यादा तुम डाइल्यूट करते जाओ उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को जितना ज्यादा तुम जितना ज्यादा तुम डाइल्यूट करोगे उसका आयोनाइजेशन जो होगा उतना ज्यादा होगा, मतलब उतना ज्यादा वो आयंस में टूटते जाएगा, तो ये बोलने का मतलब था, ठीक है। तो ये एप्लीकेबल किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, समझ में आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट है, क्लियर है या नहीं। अब इसको देखो मैथमेटिकली हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, दिख रहा है ना सबको, हेलो, यस सर। सर ये ब्राउन वाला सर इंक मत यूज कीजिए सर, थोड़ा ब्राइट नहीं है इसमें। चलो ठीक है,
तो जैसे मान लो, हाँ बोलो। सर ये जो अगर आयनाइजेशन अगर सर वो फिर इस दोबारा सर वो रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम कर पाएगा? हाँ, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। तो वो बोला गया कि उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका हम लोग डाइल्यूशन करते जा रहे हैं। तो डाइल्यूशन को रिलेट किया है कि डाइल्यूशन करने से क्या होता है, उसका आयनाइजेशन जो होता है वो बढ़ जाता है, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग HA। तो वीक एसिड है, तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट कर रहा है H+ एक्वस और A-। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं इनिशियल कंसेंट्रेशन जो है इसका C है, और ये दोनों 0 0 है। ठीक है, डायरेक्ट कंसेंट्रेशन के टर्म में ही बात करते हैं, C और 0 0 है। अब इक्विलिब्रियम पे अगर मान लेते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है ये अल्फा है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा है। तो इक्विलिब्रियम पे इसका कितना बचेगा, C × 1 - अल्फा, इतना ही कंसेंट्रेशन होगा ना। यस सर। तो ये कितना फॉर्म होगा, C अल्फा और ये C अल्फा होगा, बोलो। अब इसके लिए अगर हम यस लोग K लिखें तो K क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A- बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। अब यहाँ पे ध्यान देना, K इज इक्वल टू H+ के जगह C अल्फा इंटू C अल्फा बाय HA के जगह C × 1 - अल्फा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सिंप्लीफाई करो इसको, C कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, C इंटू ऊपर अल्फा स्क्वायर बाय नीचे 1 - अल्फा। अब यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तुम लोग को बता चुके हैं कि अल्फा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो ये वैल्यू जो है ना 1 के रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटा होता है, वो 0 से ज्यादा रिसेंबल करता है, क्योंकि उसका आयनाइजेशन जो होता है ना कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का 1% से भी कम होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ये अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं हम लोग। दिख रहा है क्या स्क्रीन? हेलो, Yes, sir. एक मिनट रुकना। रुको 2 मिनट, कहाँ चला गया सारा, फिर से ओपन करना होगा। वेट फॉर 1 2 मिनट। स्क्रीन दिख रहा है या नहीं? सर दिख रहा, सर थोड़ा नीचे कीजिए ना। चलो, हाँ ग्रीन। यहाँ पे बता रहे थे। तो देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा का वैल्यू जो होता है ना ये मच मच लेस देन 1 होता है, क्योंकि उसका आयनाइजेशन जो 1% से भी कम होता है, तो 1 के रेस्पेक्ट में उसका वैल्यू बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, 1 - अल्फा को नियरली इक्वल टू 1 के बराबर एज्यूम कर सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो अगर ये अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे, तो यूजिंग अप्रोक्सीमेशन, तो अल्फा क्या रिलेशन आ जाएगा बताओ? सर K = C अल्फा स्क्वायर। यूजिंग अप्रोक्सीमेशन, वो जो ऊपर अप्रोक्सीमेशन लिखे हैं उसको यूज करके K का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर और नीचे 1 - अल्फा, ये तो 1 हो गया। तो यहाँ से हम लोग अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा इज √of K/C हो गया ये। और यहाँ पे K जो है वो उस एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, और C जो है, C क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, उस एसिड का कितना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया गया है। तब देखो K तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अल्फा जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन है। अल्फा इज, हम लोग लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √of कॉन्सेंट्रेशन, लिख सकते हैं। यस सर। तो यहाँ पे अगर डाइल्यूशन कर रहे हो किसी भी सब्सटेंस का, अगर डाइल्यूशन तुम कर रहे हो, तो डाइल्यूशन करने से क्या होगा बताओ? डाइल्यूशन करने से उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, घटता है ना। यस सर।
तो कॉन्सेंट्रेशन अगर घटेगा तो यहाँ पे रिलेशन देख लो, कॉन्सेंट्रेशन अगर घटेगा तो अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, तो वही रिलेशन होता है। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया है किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर तुम डाइल्यूशन करोगे तो उसका अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। तो एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन जो होता है डाइल्यूशन करने से, उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो होता है वो बढ़ता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला हो गया अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय सी। अब ये फॉर्मूला सब जगह मत यूज कर लेना, ये मोनो बेसिक एसिड में ही ये फॉर्मूला आएगा, क्योंकि डाई बेसिक एसिड होगा तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा ना वहां पे, क्योंकि वो स्क्वायर आ जाएगा फिर H प्लस के ऊपर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यस। तो वहां पे फिर से तुमको लिख के करना होगा, वहां एक्सप्रेशन नया आएगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला अगर डायरेक्टली तुम यूज कर रहे हो तो ध्यान देना कि वो मोनोबेसिक एसिड हो तभी यूज करना, मोनोबेसिक एसिड। या फिर बेस के लिए यूज करना है तो मोनो एसिडिक बेस, तो मोनो एसिडिक बेस में क्या हो जाएगा, तो वहाँ के जगह क्या यूज करना होगा तुमको, अल्फा इज इक्वल टू के बी बाय सी। ठीक है, तो वहाँ पे के बी आ जाएगा बेस के में। अब यहाँ पे जैसे तुमसे पूछ लिया जाए, जैसे इसी केस में तुमसे H प्लस का कंसेंट्रेशन पूछ लेता कि H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना है इक्विलिब्रियम पे, बता सकते हो? तो एक्सप्रेशन में देखो क्या है, H प्लस का कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितना लिखा सी हुआ है, अल्फा। C अल्फा। तो C तो हो गया इनिशियल कंसेंट्रेशन, और अल्फा यहाँ इस फॉर्मूले से आ ही जाएगा तुम्हारा, तो C इंटू अंडर रूट के बाय सी। ठीक है, यस। तो ऐसे हम लोग H प्लस का कंसेंट्रेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। इसमें बेस के केस में तुमको OH माइनस का कंसेंट्रेशन पूछा जाता, तो वहां भी अगर वो डाई बेसिक होगा तो फिर तो एक्सप्रेशन अलग होगा ना, वहां पे 2C अल्फा होता उस केस में, तो वो तो एक्सप्रेशन अल्फा का भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो वो ध्यान देना ये फॉर्मूला वैलिड मोनो बेसिक एसिड या फिर मोनो एसिडिक बेस में ही होगा। अगर डाई बेसिक वाला दिया हो तो उसके अकॉर्डिंग तुमको चेंज करना होगा। ठीक है, ऊपर से। यस सर, ये मोनो बेसिक से इसका बेसिसिटी 1 है ना? हाँ, मोनो बेसिक मतलब क्या होगा, बेसिसिटी 1। चलो, तो यहाँ तक हो गया सबका, देख लो एक बार, कोई डाउट है किसी को तो बताओ, क्योंकि ये जस्ट इंट्रोडक्शन ही था, इसके आगे अभी बहुत सारा चीज करना है। ये जस्ट ये क्लियर होना चाहिए कैसे के बी लिखते हैं बेस का, एसिड का, बेस का। ठीक है, क्योंकि आगे हम लोग को उसमें पूरा डिटेल में एसिड बेस और सॉल्ट का कैलकुलेशन करना है, न्यूमेरिकल पीएच कैलकुलेशन देखेंगे कैसे करते हैं हम लोग हर एक टाइप का। उसके बाद बेसिस के बारे में, एसिड और बेस का पहले करेंगे, फिर सॉल्ट का लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज क्लियर होना चाहिए शुरुआत का इंट्रोडक्शन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आगे फंसोगे जाके। तो ये तो सिंपल है, जस्ट इसमें कुछ वैसा है भी नहीं। ठीक है, चलो, तो इसमें कोई क्वेश्चन अभी ट्राई नहीं करो, 2-3 क्लास होने दो तब फिर क्वेश्चन कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन कर सकते हो। तो अभी बस केमिकल इक्विलिब्रियम का कंप्लीट करो तुम लोग। ठीक है, सर ये कितना बड़ा चैप्टर है? कितना बड़ा चैप्टर है, आप क्या बोले, जो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े हो उससे बड़ा है थोड़ा सा, मतलब उससे और 3-4 क्लास ज्यादा लगेगा। ठीक है, हो जाएगा, टेंशन मत लो, आराम से हो जाएगा। यस ठीक है, सर। चलो करो, केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट करो, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे करते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या तुम लोग को समझ में आता है कि नहीं जो पढ़ाते हैं? हेलो, कोई डाउट है किसी को? No, sir.
चलो फिर तो एंड कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।